देश की राजनीति में 2016 से बैंक घोटाले ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विजय माल्या जब बैंकों का लोन चुकाने की बजाय विदेश भाग गया, तभी से राजनीति में बैंकों के एनपीए की चिंता नेताओं को होने लगी। फिर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पीएनबी घोटाला सामने आया। बैंकों को चूना लगाने वालों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग उसके बाद से तेज है। नीरव मोदी और कांग्रेस के मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार पर हमला करती है। जवाब में सरकार दलील देती है कि ऐसे घोटालेबाज कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का किया धरा अब सरकार को झेलना पड़ रहा है। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए सरकार की कोशिशों पर भी कांग्रेस सवाल उठाती रही है। आज कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिलता दिख रहा है, क्योंकि एंटीगुआ में बैठकर मेहुल चोकसी ने वीडियो बयान जारी करके हेकड़ी दिखाई है। All the allegations labeled by the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. I was immobilized on 16 February. I received an email from the passport office which said that my passport has been suspended due to reasons of security threat to India on 20th February. I sent an email to the regional passport office, Mumbai, requesting them to revoke the suspension of my passport. However, I did not receive any reply from the regional passport office. Further, the regional passport office did not give any explanation as on why my passport has been suspended and how I was security threat to the India. Hence, as my passport was suspended, there was no question of surrendering the same. मेहुल चोकसी के बयान पर राजनीति शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के होश उड़ाने वाली सच्चाई सामने आ गई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने खुलासा किया कि बैंकों पर आज जितना एनपीए है वो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम का है। 2006 से 2008 के बीच यूपीए सरकार कोयला घोटाले में घिरी थी। उसने बैंकों पर ध्यान ही नहीं दिया। बैंक वाले डिफॉल्टरों को भी लोन बांटते रहे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। रघुराम राजन ने जो बात कही वही आरोप बीजेपी पहले से लगा रही थी। बीजेपी अब कांग्रेस से जवाब मांग रही है। डायल लोन पर रघुराम राजन का जो वक्तव्य है वो अपने आप में प्रधानमंत्री जी के उस बयान की पुष्टि करता है कि बड़े बड़े लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे कर्जे और दोबारा कर्जे दिए गए जिससे देश का जो आर्थिक भार है वो बढ़े। और साथ ही जैसे कि एक पत्रकार ने आपसे पहले कहा कि अगर बैंक खराब लोन के बारे में सूचना भी करने का प्रयास करता तो उनको धमकी दी जाती। तो ये न सिर्फ चिंता का विषय है आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी रघुराम राजन कांग्रेस के नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय की कमान कांग्रेस के नेताओं के हाथ में थी, किसी भी सहायक पार्टी के हाथ में नहीं थी। नीति आयोग के अध्यक्ष ने कुछ आरोप किए हैं जो रुपया का जो गिरना शुरू है, धाराशायी हो गया रुपया, उसके लिए रघुरामन जिम्मेदार है। जो निर्णय रघुरामन के कार्यकाल में लिए उसकी वजह से रुपये का मूल्य गिर गया है, तो उसके ऊपर जवाब तो रघुरामन साहब को ही देना है। वो तो यही कह रहे हैं कि जो भारत में बैंक हैं ये या तो इनकॉम्पिटेंट है और या करप्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोन्स दिए वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स उसकी बेसिस पे लोन देते रहे। ये नहीं देखा कि उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, तो वो 2 साल के अंदर अंदर नॉन परफॉर्मिंग बन गए। तो सवाल उठता है कि इस बयान के बाद क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार यह आरोप लगाया है कि इस पूरे घोटाले के लिए एनडीए सरकार जिम्मेदार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और साथ ही साथ इकोनॉमिक मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। हमारे साथ विपिन मलिक साहब है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं आरबीआई के, और हमारे साथ शरद कोहली जी है जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस अब क्या एनडीए को कोसना बंद करेगी और देश से माफी मांगेगी? दीपक जी देखिए, मैं 2-3 तथ्य आपके सामने रखूंगा। नहीं, मुझे पहले बताइए देश से माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? उन तथ्यों के बाद अगर आप बोलेंगे
माफी मांगने की बात तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है। 2014 में दीपक जी 2.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए था भारत के सभी बैंकों का, जो आज बढ़ के 11.5 लाख करोड़ रुपया हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि 2014 से लेके अब तक 2018 सितंबर तक जो एनपीए के मामले हैं उसमें 8 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। और एनपीए क्या होता है? किसी व्यक्ति को आप लोन देते हो, जब उसका ड्यू डेट आ जाती है और 90 दिन में ड्यू डेट के बाद वो नहीं देता पैसा अपना जो उसका ड्यू हो जाता है, तो उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि जो व्यक्ति उस समय अपने ऋणों का भुगतान सही समय पे कर रहा था, 2014 के बाद वो नहीं कर पा रहा? इसके 2 कारण है। पहला कारण, जिस तरह से नोटबंदी लाई गई, उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया, एक स्कैम हुआ इसके नोटबंदी के नाम पे। दूसरा, जिस तरह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, जोड़ रहे हैं इसमें नोटबंदी के रघुराम राजन के बयान के आधार पर ही आप कहते थे कि नोटबंदी गलत है। दीपक जी, मैं उन्हीं के बयान के आधार पर पूछ रहा हूँ कि अब बात को घुमाने से कुछ नहीं घुमा नहीं रहा हूं दीपक जी। साफ तौर पे बोलना दीपक जी, चाहिए। ये आंकड़ा गलत है क्या? जो मैंने आंकड़ा दिया, आप आपकी रिसर्च टीम से भी आप इसकी पुष्टि करवा सकते हैं। 2 वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, ये भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। 2006 से 2008 का एनपीए रघुराम राजन ये कह रहे हैं। रघुराम राजन मैं ये कह रहा हूं कि 2.5 लाख करोड़ का 11 हो गया दीपक जी। वो कैसे? आरबीआई के आंकड़े ये मेरे आंकड़े नहीं है। ये तो इंटरेस्ट बढ़ता रहा, बाकी इंटरेस्ट नहीं। उसमें क्या हुआ, जो परफॉर्मिंग एसेट थे 2014 के पहले, वो नॉन परफॉर्मिंग हुए क्योंकि उद्योग धंधे नष्ट हो गए, एमएसएमई सेक्टर को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कोयला घोटाले की वजह से, पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से, ये 2 चीजें कोडेड है। पॉलिसी पैरालिसिस और कोयला घोटाला, ये 2 चीज कोड की है रघुराम राजन। चाहता हूं, उसी नोट में जो राजन जी का नोट है, उसमें ये कहा गया कि मुद्रा लोन एनपीए का सबसे बड़ा स्कैम बनने जा रहा है। मैं वो नोट में कहा गया पूछूंगा। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सीधा सा सवाल है कि 2.5 लाख करोड़ का अगर 11 लाख करोड़ हुआ तो एनपीए किसके राज्य में ज्यादा बढ़ा? क्यों मोदी जी के 4.5 साल में 8 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बढ़ गया? तो मुझे ये बताइए, रघुराम राजन झूठ बोल रहे हैं? रघुराम राजन 2006 से 2008 के बीच की बात कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं वो? क्या रघुराम राजन झूठे हैं? मैं किसी की व्यक्तिगत पे, किसी की व्यक्ति पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता दीपक जी, पर आंकड़ों की बात मैं बोल सकता हूं कि रघुराम राजन जी के नेतृत्व में ही 2014 में जो एनपीए का आंकड़ा 2.5 लाख करोड़ था, वो आज 11 लाख करोड़ हुआ। 4.5 साल में 8 लाख करोड़ रुपया एनपीए दिया मोदी सरकार ने, और अब रघुराम राजन के पीछे झुक के वार करना चाहती है। अरे सामने आके बताए, मैं उनसे पूछता हूं 4.5 साल में कितना एनपीए हुआ, बताए जनता को। 4.5 साल में कितने लोन दिए गए, बताए जनता को। आप इकोनॉमिस्ट है, मुझे ये बताइए कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ की बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो यहाँ आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि 2006 और 8 का बताएं, और गौरव भाई जिक्र कर रहे हैं 2014 के बाद का। तो हम डिबेट कर रहे हैं पहले 2006 और 8 के बीच में। मेरा आंकड़ा गलत है क्या शरद जी? नहीं, मैं आंकड़े पे, उस आंकड़े पे भी आ रहा हूं। मैं दूसरी बात मेरी यही थी, दूसरे आंकड़े की आपने बात करी कि 2.5 लाख करोड़ इकोनॉमिक सर्वे में, और आरबीआई के आंकड़े उस समय अवश्य आए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ये बोला कि एनपीए हमने जो इनहेरिट किए थे वो 9 लाख के थे। तो ये इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? देखिए जो एनपीएस की समझने वाली बात है, और मेरे साथ आप सहमत होंगे, आप भी अर्थशास्त्री है, कि जो कैटेगराइजेशन होती है एनपीएस की दीपक, ये समझनी बहुत जरूरी है। 30 दिन से और 1 साल तक की आप उसको सब स्टैंडर्ड कहते हैं, 1 साल से 3 साल तक के आप डाउटफुल कहते हैं, और 3 साल से जो ऊपर हो जाए उसको आप लॉस कहते हैं। तो जो लॉस के एसेट्स थे गौरव भाई, वो आरबीआई ने डिस्क्लोज किए। जब आप उसकी कैटेगराइजेशन चेंज करेंगे, डेफिनेशन चेंज करेंगे, तो वो आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बार बार ये कह रहे हैं 2014 का, अभी पहले जो 2006 और 8, क्या ये सच नहीं है कि लोन सिंडिकेशन के नाम पर बैंकों के जो लोगों के साथ दलाली की जाती थी, परसेंटेज में लोन दिया जाता था? 1% भैया, 0.5%, बड़ा लोन है तो 0.25%, छोटा लोन है तो 2%, 3%, खुले आम ये धंधा किया जाता था। और उस कमीशन में कहां वो बढ़ता था, बैंकों में बढ़ता था, नेताओं को वो जाता था। इसमें कोई इनकार आज नहीं कर सकता। गौरव, क्या आप इनकार कर सकते हैं? गौरव, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं उस आंकड़े से डिफर नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि ये इनहेरिट किया हुआ था, ये लोन बांटे जा चुके थे और बाद में वो कैलकुलेट हुए हैं।
वो समय समय में कैलकुलेट हुए। शरद कोहली जी भी वही बात कह रहे हैं। मैं दीपक जी दो बातें बोलना चाहता हूं। ऐसा क्यों हुआ कि एक व्यक्ति सही समय पे अपना पेमेंट कर रहा है 14 के पहले और 14 के बाद डिफॉल्ट कर रहा है? इसका कारण समझिए, आर्थिक व्यवस्थाओं को, आर्थिक गति को मोदी जी ने बट्टा बैठा दिया। इसका कारण ये। शरद भाई दूसरी बात आपने बोला 30 दिन बैड लोन, डिफॉल्ट लोन, सब स्टैंडर्ड है, तो सब एनपीए ही ना। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनपीए। पर जब भी एनपीए होता है 2.5 लाख करोड़ का जो एनपीए बढ़ के 11.5 लाख करोड़ क्यों हुआ पिछले 4.5 साल में? मोदी जी को ये बताना चाहिए। किसी के बयान बटा किसके टाइम पर, ये बताइए, बटा किसके टाइम पर? क्या ये लोन दिए किसके टाइम पर गए? चलिए मोदी जी ने इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, मोदी जी ने इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया, क्योंकि स्कैम किया नोटबंदी का। नहीं, अगर नोटबंदी स्कैम था तो ठीक है, मैं उस पर भी एग्री करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लोन बटा किसके टाइम पर? बटा तो मनमोहन सरकार के टाइम पर ना। एक बात बताइए दीपक भाई, अगर हम 50-55 साल हमको राज्य सरकार चलाने का मौका मिला तो निश्चित रूप से लोन तो उसी समय बटेंगे। इनके सरकार चलाने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या बात, ये कोई बात नहीं, यही तथ्य हुआ ना। कोई बात नहीं हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ 4 साल में क्यों 8 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बढ़ा? पहली बात। दूसरी बात, जनता को बता दे कि आपने कितने लोन दिए जो एनपीए हुए। तीसरी बात, क्यों सारे एलओयू जो मोदी जी द्वारा दिए गए, नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, और आज मेहुल की हिम्मत देखो, वो एंटीगुआ से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बोल रहा है कि मुझे भारत की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। ये सब मिली भगत का एक नमूना है। मैं आपको फिर बोलता हूं, एक कोई गुनहगार की, अपराधी की हिम्मत देखो, वहां जाके बोलता है कि मुझे भारत की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। मुझे 3 सवालों का जवाब दे दो। 8 लाख करोड़ आपके राज में क्यों बढ़े? आपने कितने एनपीए किए? अगर आप सारा दोष हमको देना चाहते हो, आपने कितने एनपीए किए? मैं कह रहा हूं, आपने खुद माना कि 55 साल के अंदर, आपने खुद माना 55 साल के अंदर हमको बांटना पड़ा। 55 साल में हमको बांटना पड़ा। तो मुझे ये बताइए कि आप माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? प्रोफेसर साहब, आप बोलिए कि आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बोल रहा हूँ 2.5 से 11 वाले मांगेंगे कि जिन्होंने 55 साल में 2.5 तक किया। और एनपीए क्यों किया? ऐसा थोड़ी कि सारे एनपीए विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह भगोड़े होते हैं। कई इंडस्ट्रियल डाउनटर्न के कारण जेन्युइन डिफॉल्टर होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कितने बैड लोन्स को, कितने विलफुल डिफॉल्टर्स को आपने रिन्यू किया लोन? कितने लोगों को एवरग्रीन किया? आप भाग नहीं सकते अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। 4 साल में 8.5 लाख करोड़ एनपीए बढ़ा के आप सवाल पूछते हो विपक्षी दलों में, ये नहीं चलेगा। आप अपने डाटा के साथ आइए और बहस करिए। मैं चुनौती देता हूं, 4 साल में कितने एनपीए हुए, ये डाटा आरबीआई से जारी करवाइए और बहस करिए। ठीक है, 4 साल में एनपीए हुए, लेकिन लोन बांटे किसने? सवाल इस पर है सुदेश, जवाब दीजिए। आप ये बताइए दीपक जी, कोई आदमी को 20 साल का प्रोजेक्ट लोन मिलेगा तो वो 20 साल जब कांग्रेस की सरकार थी जब तो वो दे रहा है, और इनके आते ही वो डिफॉल्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्या इन्होंने उसको क्या मारा, उसको क्या मना किया लोन देने के लिए? ये तो साफ सबसे बड़ा फ्रॉड राज में हो गया कि लोग बैंकों से लोन लेके हवाई जहाज की यात्रा से बाहर भाग जाते और वहां से प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि मुझे भारत की एजेंसियों पे भरोसा नहीं। हिम्मत है क्या कोई भगोड़े की इस तरह से? ठीक है, प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने विस्तार से अपनी बात रख दी है। सुदेश, जवाब दीजिए। दे रहा हूं, विस्तार से जवाब दे रहा हूं। 2008 में 18 लाख करोड़ का एडवांस था, और यह एडवांस जब यूपीए गवर्नमेंट गई तो 52 लाख करोड़ का हो गया। एनपीए इनके मुताबिक 36% था। हमने डिसाइड किया कि हम चीजों को ठीक करेंगे, सारा रिवैल्यूएशन हुआ तो ये जो एनपीए था 82% पहुंचा। ये इनके दिए हुए लोन का एनपीए था। हमारा एक भी लोन, जैसा मोदी जी ने कहा है, एक भी लोन नहीं दिया है जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है। इनसे ये पूछना चाहिए कि लोन इन्होंने क्यों दिया बिना कोलेटरल लिए हुए। माल्या जैसे लोगों को, प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था
कि माल्या को मरने तो नहीं दिया जा सकता, किंगफिशर को मरने तो नहीं दिया जा सकता, बिना कोलेट्रल के आपने लोन दिया। दिस वॉज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ एनपीए जो किया गया। फोन किया, किस किस मंत्री को एनडीए सरकार है, मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों को फोन किया 8 घंटे तक, वो देश को बताओ, वो देश से भाग सका, वो छोटा मोदी यहाँ से भाग सका, और वहां जाके वो ऐसा नहीं, वो इनकॉम्पिटेंट थे। भगोड़ों की हिम्मत देखो सुदेश राजन जी ने उनकी बात की, कॉम्पिटेंट नहीं थे वो, ऐसे मत कॉम्पिटेंट लोग थे। सरकार से आप बड़े ईमानदार इकोनॉमिक्स वसूल करो। चलिए हम एक थर्ड ओपिनियन लेते हैं। सुदेश, और इसके कारण ये एनपीए हुआ। सुदेश, आपकी बात मैं समझ गया। आपने कहा कि आपने रीएवल्युएट किया और रीएवल्युएशन के बाद आपको ये मालूम पड़ा कि ये 82% का लोन है जो डिफॉल्टर है। ऐसा लोन जो एनपीए कन्वर्ट हुआ, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है इस पाप के लिए। बिल्कुल, अगर आप मानते हैं कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, यही सवाल मैं रघुराम राजन के बयान के आधार पर प्रोफेसर से पूछ रहा हूं। मैं सीधे चलता हूं, अब हमारे साथ विपिन मलिक जी हैं। विपिन मलिक जी, आप इसको बैंकों का फॉल्ट कहेंगे, बैंकों का फ्रॉड कहेंगे या पॉलिटिकल फ्रॉड कहेंगे? आपके हिसाब से ये क्या है? ना मैं इसको बैंकों का फ्रॉड कहूंगा, ना मैं इसको पॉलिटिकल फ्रॉड कहूंगा। मैं आपको इसके पांच और इसका कारण क्या है, मैं आपको 5 रीजनिंग दूंगा। यू सी, ये जो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड एसेट की बात कर रहे हैं, ये डिटेरेशन जो है एसेट क्वालिटी में है। एसेट क्वालिटी में क्यों डिटेरेशन हुई? एसेट क्वालिटी में इसलिए डिटेरेशन हुई कि आपने बासल 2 एंड बासल 3 जो कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इंडियन बैंक्स पे लगाए। अच्छा, इंडियन बैंक्स पे बासल 2 एंड बासल 3 जो लगाने वाली बात है, जो बैंक्स इंटरनेशनल डील करते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन पे तो लगाना ठीक है। हमारे 9 बैंक जो कि आज की डेट में पीएसए में पड़े हुए हैं, 1-2 को छोड़ के, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस में डील ही नहीं करते। आपने उस पे भी बासल 2 एंड बासल 3 लगा दिए। बासल 2 एंड बासल 3 लगाने से कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि क्योंकि ये नेशनलाइज बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एज ए मेजर शेयर होल्डर उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इन बैंकों को आप कैपिटल दीजिए। और पिछली बार 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया कि 2,11,000 करोड़ हम देंगे। अब वो पैसा मिला नहीं, इसलिए वो बैंक जो है वो पीसीए में चले गए और सारे एसेट की क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो गई, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई या बैड एसेट बन गई। ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि पिछले सालों में और आज भी डायरेक्टेड लेंडिंग होती है। डायरेक्टेड लेंडिंग मीन्स के फार्मर्स को आप लोन दीजिए सब्सिडाइज रेट्स पे, या डीआरआई लोन्स दीजिए, स्मॉल लोन्स दीजिए सब्सिडाइज रेट्स पे, तो बैंकों को उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो वो कॉस्ट जो है अफेक्ट करती है बैंकिंग सेक्टर को। और उस कॉस्ट में जो एग्रीकल्चर लोन है, क्रॉप लोन है, कभी क्रॉप फेल हो जाती है, कभी फार्मर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो भी सब्सटेंशियल है अमाउंट्स हैं। हालांकि लार्ज इंडस्ट्री के ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये भी मैं मानता हूं। मैं यहाँ पर क्रॉप लोन या बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बात है विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे लोगों की। प्रोफेसर साहब, आप मानेंगे? मैं आपको बताऊं, नीरव मोदी जो कि छोटा मोदी और मेहुल चोकसी का लोन नहीं, एलओयूज का फ्रॉड है। और एलओयूज सारे मोदी सरकार के दौरान उनको जारी किए गए और वो एलओयूज का फ्रॉड करके भागे। एक और जब फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो आरबीआई की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले एक साल में फ्रॉड की संख्या 35.5% फ्रॉड के नंबर बढ़े हैं। ये आप भले ही हमारे जो पैनल में अर्थशास्त्री वो भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि अपने दोषों को छुपा के आप दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते। मेरी 3 बातों का जवाब दीजिए, मेरी 3 बातों का जवाब दीजिए। 8 लाख बात मैं आपको कह रहा हूं, 8 लाख करोड़ क्यों पिछले 4 साल में बढ़े? आपके जवाब ले
रहे थे। कितने लोन दिए गए और कितने डिफॉल्ट हुए, आपने कितने भगोड़ों को भगाया, वो क्यों आपके राज में भागे, क्यों ऐसा हुआ कि सारे के सारे भगोड़ों की लड़ाई मोदी सरकार के दौरान हुई? क्योंकि लूट के हमारी गाड़ी कमाई, लूट के और जाके रंगरेलियां मना रहे हैं। सुदेश से जवाब ले लेते, सुदेश से जवाब ले लेते, सुदेश जवाब। दीपक, आपको भी पता है नीरव मोदी चौकसी वगैरह, नीरव मोदी चौकसी जो भागे, उनको भी पता है कि अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो बड़ा मजा करते, क्योंकि लोन भी इन्होंने दिया था, पकड़ते भी नहीं। बताइए दीपक जी, कोई व्यक्ति भारत में उससे हम वसूल सकते हैं कि भगोड़े से वसूल सकते हैं? वापस आएंगे, कैसी बात बोल रहे हैं? कंप्लीट तो भाग रहे हैं, वो वापस आएंगे, लिख के ले लीजिए आप। वो तो 19 के बाद हम लेके आएंगे उनको, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, इस तरह की कायराना हरकत का उनको सजा देंगे। और अब वो जांच एजेंसियों के भरोसे सारे बाहर आ रहे हैं और जांच एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे हैं, सारे बाहर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों का क्या बात, सारा चिल्लाना बदल जाएगा आपका। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं 2006 से वकीलों ने बोला है कि उनके कांग्रेस के साथ लिंक्स हैं, आप उसको मोड़ रहे हैं। वो फ्रॉड नहीं है दीपक जी, छोटा मोदी मेहुल चौकसी फ्रॉड नहीं है क्या? वो भी मुद्दा 2006 से 2008 आप मानते हैं, आप मानते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस, आप मानते हैं मनमोहन सरकार में, आप मानते हैं कि मोदी सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था, आप मानते हैं कि मोदी सरकार के अंदर ये लोन बांटे गए, आप मानते हैं कि मोदी सरकार के अंदर जो डिसीजंस नहीं हुए, जैसे एक पावर प्रोजेक्ट लगा, पावर प्रोजेक्ट को आपने लोन दिया, लेकिन कोयला घोटाला हो गया, कोयला घोटाले के चलते क्या हुआ कि कोयले का निकलना बंद हो गया और पावर प्रोजेक्ट फेल कर गया। ऐसा क्या जादू हुआ 2014 के बाद कि जो व्यक्ति 2014 से पहले अपने ऋण का बाकायदा भुगतान कर रहा था वो डिफॉल्ट हो गया? क्यों 8 लाख करोड़ 4 साल में देश के गवा दिए? इसका जवाब दे दो, मैं मान लूंगा आप जो भी बोल रहे हो। आप लोग सही बात करो, बेजार में डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। 8 लाख करोड़ का हिसाब भारत की जनता मांगती है। नहीं कर रहा था, सुदेश जवाब। तभी तो पकड़ा गया, तभी तो वो पकड़ा गया। मैंने आपको बताया कि रीइवैल्यूएशन हुआ इसका, क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स को सेट राइट करना था। कांग्रेस को दोष करना हमारा प्रॉब्लम नहीं था, कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। इसके पहले सही आंकड़े हमारे पास होने चाहिए कि कितना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये मान सकते हो कि रिजर्व बैंक पहले 2014 तक आंकड़े सही नहीं देता था, सही आंकड़े देने लगा। अरे रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता आपने दांव पर लगा दी, जब 2 साल तक नोट ही नहीं गिन पाया पुराने। कैसे बयान दे रहे हो आप? रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता पे सवाल मत उठाओ। 2014 का रिजर्व बैंक का 2.5 लाख करोड़ का बारे में जवाब दो। सिखाया जाता है, आपको भी पता है, जहाँ से आप पास। सुदेश 1 मिनट, सुदेश, मैं गौरव से इतनी बात कह रहा हूं कि गौरव, आप रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता मानते हैं, पूरी तरह से है। आप मानते हैं कि रिजर्व बैंक एक विश्वसनीय संस्था है। उसी के पुराने जो गवर्नर हैं, जिसको आपने अपॉइंट किया था, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फ्रॉड मनमोहन सिंह सरकार के टाइम था। उसके लिए आप माफी नहीं मांगेंगे, इधर उधर बंदूक चलाएंगे। पूछ रहा हूँ कि मुझे आंकड़ों से बात करो ना। वो कह रहे हैं ना, उन्होंने कह रहे हैं ना, उन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया। वो कह रहे हैं उन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया। आधार होना चाहिए, किस आधार पर वो टिप्पणी करी? चलिए मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा और ब्रेक के बाद शरद कोहली जी के पास चलूंगा और शरद कोहली जी से जानूंगा कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी जो बोल रहे हैं उसके अंदर कितने सत्य है और रघुराम राजन जो बोल रहे हैं उसके अंदर कितना सत्य है। तो हम बात करना चाहते हैं 2006 और 2008 की, लेकिन प्रोफेसर साहब जो बात करना चाहते हैं वो 2014 के बाद की है। दोनों का अभी तक का जो जीस निकला है इस डिस्कशन का वो मैं बता दूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ का ये आरोप है कि जो एनपीएस हुए वो मोदी सरकार के वक्त ज्यादा हुए और जो आंकड़ा था वो बढ़ता गया। लेकिन सुदेश वर्मा का तर्क है कि ये पहले हो चुका था। जब हमने इसका पुनर्मूल्यांकन किया तो मालूम पड़ा कि ये एक्स आंकड़ा नहीं था बल्कि वाई आंकड़ा था और आंकड़े को कम करके दिखाया गया था। अभी तक के बहस का ये जीस निकल कर आता है। लेकिन एक बड़ा इंसिडेंट रघुराम राजन ने ये बताया और वो इंसिडेंट ये है कि एक बैंक अधिकारी ने एक व्यवसायी को चेक दिया
और चेक देकर कहा कि जितना भी अमाउंट चाहिए आप भर लीजिए और लोन ले लीजिए। तो इस हद तक क्या चल रहा था घोटाला, इस हद तक चल रहा था क्या बैंकों की मिलीभगत और पॉलिटिकल मिलीभगत से फ्रॉड। लेकिन सवाल शरद यहां पर यह है कि रघुराम राजन उसके बाद आरबीआई के गवर्नर रहे, 2006 से 2008 के बाद वो आरबीआई के गवर्नर रहे और बड़ा डेकोरेट करके उनको लाया गया कि बहुत बड़े आदमी हैं, दशा सुधार देंगे, दिशा सुधार देंगे, और बहुत हाई प्रोफाइल ढंग से उनकी एंट्री हुई थी भारत में आरबीआई के और भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में, जो मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी। उनको अब क्यों याद आ रहा है, आज क्यों याद आ रहा है जब वो आरबीआई के गवर्नर नहीं है और जब वो अपने देश जाके बस चुके हैं और वहां पे प्रोफेसरी कर रहे हैं? जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है दीपक, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि 10 से 12 साल के बाद उनको यह याद आया कि भाई 6 और 8 के बीच में हुए थे, उसके बाद वो गवर्नर बने थे, तो इतने दिन उन्होंने पेट में ये छुपा के बात क्यों रखी गई, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें सच्चाई उन्होंने जो निकाली है, देखिए जो अब जो देर से निकाली, देर आए दुरुस्त आए, इसका जवाब दे सकते हैं, एक जवाब तो ये। दूसरा जो मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा कि एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है उस समय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब बैंक जो लोन देते हैं उसका एक रिव्यू किया जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को दिया है वो लेने के काबिल है कि नहीं है, उसकी सिक्योरिटी पूरी है कि नहीं है, उसके पूरे सिक्योरिटाइजेशन कोलैटरल पूरा है कि नहीं है, और वो वापस करने के योग्य है कि नहीं है। इन तीनों चीजों पर नजर नहीं रखी गई। बेदिले खुले दिल से उन्होंने कहा लीनियंसी से बांटे गए, मतलब खुले दिल से लोन बांटे गए, कोई परवाह नहीं की गई। और अभी कांग्रेस के एक व्यक्ति ने बयान दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उस पर हेयर कट भी करा गया, शायद कपिल सिब्बल जी ने बोला था कि 45%। इसका मतलब हर 100 रुपए के लोन पे दीपक केवल और केवल 45 रुपए वसूलने की ताकत थी। इसका मतलब 55% लोन देते टाइम ही मालूम था कि ये वापस नहीं आएगा। ये किस तरीके की धांधलेबाजी चल रही थी, किसी सरकार में चल रही थी, इससे हमें मतलब नहीं है। देश की जनता ये पूछना चाहती है कि देश की मेहनत का कमाया हुआ टैक्स का पैसा इस तरीके से क्यों लुटाया जा रहा था, भले ही कोई ही राजनीतिक पक्ष हो उसमें। बताइए। मैं प्रोफेसर गौरव एक का बात बताता हूं। जो इन्होंने हेयर कट की बात करी कि भाई 45%, वो मोदी सरकार का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसका आंकड़ा था कि आज क्या हो रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी में जा रहा है एनपीए की वसूली के लिए, वहां 45% छोड़ दिया जाता है और 55% लेके आप मेरे को बोलने दीजिए। अरे उसकी जो 45% आंकड़ा है वो हमारे समय का कोई आंकड़ा नहीं है, ये आज का आंकड़ा है जो कई पत्रिकाओं में पुराना कुछ है। मैं बता रहा हूं ना, 45% कुछ आज का है, पुराना कुछ 45% आज का है जो हेयर कट की बात है। दूसरी बात मैं बार बार पूछ रहा हूं, मेरा एक ही तथ्य है कि एक व्यक्ति जो 2006, 7, 8, 14 तक अपने ऋणों का भुगतान करता रहता है और 14 में आप उसके क्या जादू की छड़ी घुमा देते हो कि वो 2.5 लाख से 10 लाख। मुझे एक बैलेंस शीट बताइए जिसके अंदर वो लोन का पेमेंट कर रहा था। नीरव मोदी और एक बात बताइए, नीरव मोदी और राहुल, क्या आप ये बोलना चाहते हो कि 2.5 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो गलत है? रिजर्व बैंक ने 2014 में क्या गलत आंकड़ा प्रकाशित किया? गलत आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब वो पैसा दे रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन की बात, जब वो कह रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन की भी बात बोल रहा हूं। मैं आज इनसे पूछता हूं, मैं मेरे भाई बैठे हैं भाजपा के, उनसे पूछता हूं कि 4 साल में कितने एनपीएस का आपने पुनर्मूल्यांकन किया, कितनों को आपने रिन्यू किया, कितनों की एवरग्रीनिंग करी, बताओ आप। ये सारे जो डिफॉल्टर्स हैं उनको ऋण दे दे के उनको एवरग्रीन किए जा रहे हैं। आंकड़ों सहित बात करो, जुमलेबाजी से बात नहीं चलेगी। और रघुराम राजन के बारे में मैं आपको उस पूरी रिपोर्ट की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल स्थापित करी, वो भी तथ्यात्मक गलत है। फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल 2016 में स्थापित की गई थी। तो हर चीज को आप तथ्यों से बात करो, सिर्फ बात नहीं की। फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल अगर इन्होंने स्टार्ट करी तो अच्छा किया ना। मैं कब मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनके तथ्यों में गलती है, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है उनके। अच्छा, अगर अभी मैं ये तथ्य बोलूं कि उन्होंने कहा मुद्रा योजना तो आप तुरंत खुश हो जाएंगे, मैं कुछ आप तुरंत खुश हो जाएंगे। नहीं, वो बोल रहे हैं, वो बात बता रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि मुद्रा लोन सबसे बड़ा एनपीए बनेगा। उन्होंने ये कहा कि बैंकों के जिस तरह से डायरेक्टरशिप बांटी जा रही है मौजूदा सरकार में वो गलत है। उन्होंने ये कहा कि आज भी आधे से ज्यादा बैंक में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद खाली है, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? अरे पॉजिटिव चीज से सोचो, नहीं तो ये 10 लाख करोड़ को 20 लाख करोड़ पहुंचा दोगे आप अगले 7 महीने में। पॉजिटिविटी
से सोचो। और उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण एनपीएस बढ़े, और अभी पिछले सप्ताह ही रिजर्व बैंक की रिपोर्ट थी कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद, क्योंकि नोटबंदी से आपने औद्योगिक धंधे ध्वस्त कर दिए, उसके बाद एनपीए बढ़े। इन तथ्यों का जवाब तथ्यों से दीजिए, सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं। सुदेश, इनके लिए दाग अच्छे हैं, जो दाग लगा के गए हैं वो अच्छे हैं, तो इन जो अच्छे दाग हैं उनको कैसे धोएंगे आप, ये बताइए। जवाब दे दो दीपक। दीपक जी आश्चर्य है, इनके लॉजिक का कोई सर पैर नहीं। आप बताइए कि जी बिल्कुल सर पैर नहीं है, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए लेके आपने भगा दिया लोगों को, इसलिए सर पैर नहीं है, क्योंकि वो हमारी कमाई थी, टैक्स पेयर्स की कमाई थी, भारत की जनता की कमाई थी, जो उड़ान बैंक की नाम पे जाती थी, पैसा दे दे के लोगों को भगा दिया। और अब आप बोल रहे हैं सर पैर। सवाल का जवाब दीजिए, 8 लाख करोड़ आपके दौरान क्यों बढ़े 4 साल में? ऐसा क्या किया आपने? ऐसा क्यों हुआ कि हर डिफॉल्टर डिफॉल्ट करके भाग रहा है और दूसरे देशों में जाकर एजेंसियों में सवाल उठा रहा है? इसका जवाब दीजिए। ये हंसना और करते हैं वो ऊपर से माफ नहीं करेगी। सुन लो, सवाल पूछेंगे, सुन लो, थोड़ा पूछेंगे। अरे कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट सुन लीजिए, थोड़ा सा कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट थोड़ा सुन लीजिए। यूपीए सरकार ने 36.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट कर्जा माफी किया था जी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 2013 के बजट में आपने इसको एडमिट किया है। 36.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट कर्जा आपने माफ किया था। दिस वॉज द बिगेस्ट प्रोफ्लिगेसी। अपने लोगों को आपने हेल्प किया था। हमने आपको बताया कि कैसे एनपीए के आंकड़ों को छुपाया गया था, उन आंकड़ों को हमने बाहर लाया, और आप जिसको 36% बोलते थे एनपीए, वो 82% हुआ। अगर ये आंकड़े लोगों के सामने उस समय आ जाते तो दहशत फैल जाती इकोनॉमी के बारे में। यही प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला है के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे। आपको पता होना चाहिए, छुपा सकता है हमने जो लॉज लाए हैं सरकार छुपा सकती है। हमने जब लॉज लाए तो फिर कहां से एनपीए होगा? शरद की बताइए कि क्या एनपीए का आंकड़ा बदल सकता है? ध्यान में रखा गया। आपने बोला, प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी की बात का जवाब ही ले रहे हैं। ये तो बना रहे हैं तो खाली है, दोनों तो नहीं हो सकता ना गौरव वल्लभ। ये तो डायरेक्टर के पोस्ट खाली है, ये तो हम धड़ल्ले से बना रहे हैं। आपने बोला खाली है, फिर आपने बोला धड़ल्ले से बना रहे हैं। एमडी की पोस्ट खाली है, डायरेक्टर तो आपने अपने सारे लोगों को बना दिया। आप बचे हैं जो नहीं बने अभी तक, आपको भी बन जाना चाहिए। ये तो पोस्ट खाली है, डायरेक्टर के सब लोगों को बना दिया। आप बचे हो, खाली हो, आप भी बन जाइए डायरेक्टर कोई बैंक में। अच्छे लोगों को बनना चाहिए। अरे मैंने डायरेक्टर के लिए नहीं बोला वर्मा जी, मैंने एमडी आधे से ज्यादा बैंक। एक मिनट, बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा ये नहीं है, बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा बैंकों के सिस्टम में एक पॉलिटिकल फ्रॉड को लेकर है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर है, जिसको दुर्भाग्य से इस देश में सबसे हल्का माना जाता है। हर्षद मेहता का क्या हुआ है? केतन पारिक का क्या हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। विजय माल्या का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नीरव मोदी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेहुल चोकसी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दीपक, इनका होगा, क्योंकि अब कानून आ चुका है। आप एंटीगुआ से तो ला नहीं सके, आपसे छूटे, आप कोई नहीं छूटेगा। आप एंटीगुआ से तो ला नहीं पा रहे हैं, एंटीगुआ जैसे देश से तो आप ला नहीं पा रहे हैं, और आप कहते हैं आपकी डिप्लोमेसी अच्छी है। सब आएंगे, कोई चारा नहीं है इनके पास। ये भागे फिर रहे हैं, अपना लोकेशन तक नहीं बता रहे। भागे नहीं फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और टेलीविजन को इंटरव्यू दे रहे हैं। बचा पाएगी ने, भागे नहीं फिर रहे, सुदेश ऐश कर रहे हैं और टेलीविजन को इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत आराम से, बहुत मजे में है जहाँ पर हैं ये लोग। इंटरव्यू दे रहे हैं, बता नहीं रहे कहाँ से दे रहे हैं। हम तो खोजना चाह रहे हैं कहाँ है वो। एंटीगुआ में है, पूरी दुनिया को पता है, इनको पता नहीं। दीपक, भारत आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लोन डिफॉल्टिंग कंट्री बन गया है। इटली सबसे बड़ा है, जहां 14.4% एनपीए है, भारत में 11.6%। कितनी शर्म की बात है। दुनिया की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी जीडीपी टर्म्स में आज दुनिया उसके ऊपर यह धब्बा लग गया है
कि दुनिया की दूसरी वो लोन डिफॉल्टिंग कंट्री बन गई है। कितनी शर्म की बात है, सारी राजनीति के लिए शर्म की बात है कि ये ध्यान ले। आपने बात मूल्यांकन की करी, मैं उस पर जवाब दे देता हूं। मूल्यांकन का क्राइटेरिया दो बेसिस पे बदल सकते हैं आप, या तो जो आपने सिक्योरिटी रखी हुई है, जो एसेट्स गिरवी रखे हुए हैं लोन में, मैं साधारण भाषा में बात करूं, अगर उसकी वैल्यूएशन आप चेंज कर देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है, जो लोन की सुरक्षित रहने का है, वो नीचे आ जाता है। दूसरा, अगर आप कैटेगराइजेशन चेंज करते हैं, उससे चेंज हो जाता है। इन दो कारणों से आपका एनपीए का फिगर फर्क हो जाता है। पर यह बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि कौन लोग थे जो फोन करते थे बैंकों में, वो कौन बैंक के अधिकारी थे जो फोन आने पे परसेंटेज लेके काम करते थे। आज उनका खुलासा सारे की सारी राजनीतिक पक्ष करे कि कैसे ये लोन काटे जा रहे थे, कौन फोन देते थे। परसेंटेज भी मैं बता सकता हूं कितने परसेंट पे काम होता था। काफी और लोग जेल जाएंगे। 0.5, 0.75, 0.1, छोटा लोन हो तो 2%, 3%, बाकायदा दलालों के थ्रू पैसे दिए जाते थे। ये धांधलेबाजी नेताओं की निगरानी में कैसे चल रही थी, ये जवाब आज सारी राजनीति को दीपक आज इस शो पे देना पड़ेगा कि कहां ये नौबत आ गई। हमारी मेहनत का पैसा आज डूब गया, सारा का सारा डूब गया। बैंकों को रिकैपिटलाइज करना पड़ रहा है, टैक्स का पैसा जा रहा है। बिल्कुल एग्री करता हूं शरद कोहलीजा साहब आपसे, और मैं दुर्भाग्य से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कानून ऐसे हैं जिसमें अगर कोई फ्रॉड करता है, और खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड करता है, और उसके पास भागने के इतने रास्ते होते हैं, बच जाने के इतने रास्ते होते हैं। एक आदमी जो बेचारा अपनी फसल के लिए कर्ज लेता है, और जब फसल के लिए कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके घर से गाय ले ली जाती है, ट्रैक्टर ले लिया जाता है, मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, साइकिल उठा ली जाती है। लेकिन यहाँ पर लोग करोड़ों लेकर भागे हुए हैं, लेकिन उनका हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारे जैसे देश के लिए शर्म की बात है, लाचारी की बात है, और हमको ये समझना होगा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को तभी बेहद मजबूत बना पाएंगे जब हमारी इस अर्थव्यवस्था के अंदर हम ऐसा सिस्टम ला पाएं जिसमें इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो पाए।